अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। क्या अली अमीन गंडापुर के इक्तदार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या इमरान खान भी अली अमीन गंडापुर से मायूस हो गए हैं? 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक चलाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? तहरीक इंसाफ APC में तहरीक के हवाले से लाए अमल क्यों ना दे सकी, ये वो सवालात हैं तो तहरीक इंसाफ की सियासत के गिर्द घूम रहे हैं। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस से मुतालिक समाअत के दौरान इमरान खान की गुफ्तगू और बयानात ने कई मामलात पर वाज़ेह लकीर खींच दी है। जहां हुकूमत और रियासत की जानिब से तो हैरान कुन तौर पर इमरान खान के लिए लचक की झलक दिखी है, वहां पार्टी से मुतालिक मामलात और अपनी बहन के बयानात पर भी इमरान खान ने खफगी का इजहार किया है। अगर पहले अली अमीन गंडापुर की बात हो तो इमरान खान ने उन्हें वाज़ेह वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर वो सूबे में अमन व अमान कायम नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अली अमीन गंडापुर अगर गवर्नेंस के मसाइल हल नहीं कर सकते तो किसी और को मौका देना चाहिए। इमरान खान का अली अमीन गंडापुर से मुतालिक यह बयान इसलिए भी इंतहाई अहम है क्योंकि हालिया दिनों KP में होने वाले सेनेट इलेक्शन के मौका पर अली अमीन गंडापुर के किरदार को मशकूक निगाहों से देखा गया था, बिलखुसूस जब पार्टी में बगावत ने जन्म ले लिया था। अली अमीन गंडापुर के अलावा इमरान खान ने अपनी बहन अलीमा खान को भी बज़ाहिर शटअप कॉल दी है, जो बुशरा बीबी की करीबी समझी जाने वाली मशाल यूसुफजई के खिलाफ मुसलसल सफारा थी और हाल ही में उनको सेनेटर बनाए जाने की हिकमत अमली की भी नाक़द रही हैं। तहम इमरान खान ने इस मुतालिक भी दो टोक मौक़िफ़ देते हुए अलीमा खान के बयान को गैर ज़रूरी करार दिया है और साथ ही उनको यह मशवरा दिया है कि उन्हें सियासी बातें नहीं करनी चाहिए। पार्टी के इन मामलात से हटकर आज इमरान खान को ज़ाती हैसियत में बड़ा रिलीफ मिला जब अडयाला जेल में उनको दरपेश मुश्किलात में कमी की गई है। बिलखुसूस उनके बच्चों से राब्ताकारी के रोके गए सिलसिले को एक बार फिर शुरू करवा दिया गया है, साथ ही उनको मुयस्सर सहूलियात को भी बहाल कर दिया गया है। अहम बात यह है कि इमरान खान को दिए गए इस रिलीफ का क्रेडिट भी यकीनी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद पार्टी और क़यादत से ज़्यादा लंदन में मौजूद इमरान खान के बेटों को दिया जा रहा है, जिनकी हालिया सरगर्मियों ने इमरान खान के लिए कम अज़ कम अपने बच्चों से एक बार फिर टेलीफोनिक गुफ्तगू की राह जरूर हमवार करवा दी। गुज़िश्ता कई रोज़ से PTI की सियासत का महवर इमरान खान के बेटों की मुमकिना पाकिस्तान आमद और उनके दौरा अमरीका में इमरान खान के लिए की जाने वाली कोशिशें थीं, जिसके फौरी नताइज तो सामने नहीं आए। ताहम गुज़िश्ता रोज़ कासिम और सुलेमान की जानिब से दिए जाने वाले एक अहम इंटरव्यू ने आज का मंजरनामा यकीनी तौर पर बदल दिया है। वाज़ेह रहे कि कासिम और सुलेमान ने मारूफ बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन को इंटरव्यू में इमरान खान पर अडयाला जेल में बीती मुश्किलात से मुतालिक कई संगीन इल्जामात आयद किए थे। साथ ही इमरान खान से मुकम्मल तौर पर राब्ते काट दिए जाने का गिला भी किया और अमरीकी सदर से इमरान खान के मामले पर मुदाखलत का मुतालबा भी किया। क्योंकि हुकूमत कासिम और सुलेमान के इन गिलों को यकसर मुस्तरद करती है, तहम साथ ही बज़ाहिर इन्हीं गिलों का अजाला करने के लिए आज इमरान खान से उनके बच्चों की तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू होने की खबर भी सामने आई। अडयाला जेल रावलपिंडी में तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान इमरान खान ने इस बात की तस्दीक की है कि उनकी कासिम और सुलेमान से 1.5 घंटे तवील गुफ्तगू हुई है और उनकी किताबें और अखबारात भी बहाल कर दिए गए हैं। जहां कासिम और सुलेमान के इमरान खान से राब्तों से मुतालिक गिलों की दाद रसी हो गई है, वहां उनकी जानिब से इमरान खान के जेल में हालात से मुतालिक लगाए गए इल्जामात को रद्द किया गया है। बिलखुसूस कासिम खान की जानिब से अडयाला जेल में हेपेटाइटिस से 10 कैदियों की अमवात के इंकशाफ की तरदीद की गई है। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम का कहना है कि अडयाला जेल में कोई कैदी हेपेटाइटिस से मुतासिर नहीं, तमाम कैदियों का हेपेटाइटिस B, C और HIV टेस्ट किया जाता है। अब्दुल गफूर अंजुम का कहना था कि जेल में मामूल के मुताबिक कैदियों का तिब्बी मुआयना किया जाता है। उनका यह भी कहना था कि कोई कैदी वायरल बीमारी में मुब्तला पाया जाए तो उसको दीगर कैदियों से अलग किया जाता है। इसके अलावा इमरान खान के बेटों की पाकिस्तान आमद और एहतजाजी तहरीक में शमूलियत भी हालिया दिनों सियासी मुबाहिसे का हिस्सा रही है। ताहम आज इस मुतालिक भी सूरत हाल वाज़ेह हो गई है जब खुद इमरान खान ने कासिम और सुलेमान की एहतजाजी तहरीक में शिरकत को मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान की बकौल कासिम और सुलेमान सिर्फ उनसे मिलने के लिए पाकिस्तान आएंगे, उनका सियासत या एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनने का कोई इरादा नहीं। इमरान खान और उनकी बहन अलीमा खान तो ये समझती हैं कि कासिम और सुलेमान लाजमी पाकिस्तान आएंगे। ताहम सवाल यह है कि यह कैसे मुमकिन होगा, बिलखुसूस जब उनके वीज़ों या नाइकॉब से मुतालिक तनाज़ा खड़ा हो रहा है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अलीमा खान ने यह ऐलान किया था कि कासिम और सुलेमान ने वीज़े की दरख्वास्त जमा करवा दी है और वज़ारत दाखिला के जवाब का इंतजार है। ताहम वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने इस मौक़िफ़ को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि इमरान खान के बच्चों के पास नाइकॉब मौजूद है, इसलिए उनको वीज़े की ज़रूरत नहीं। इस पर आज अलीमा खान का अहम मौक़िफ़ आया। इनके बकौल इमरान खान के बच्चों का नाइकॉब गुम हो गया है और वो अपनी गिरफ्तारी के खदशे के बावजूद पाकिस्तान आएंगे। अगर हमारे भाई हिम्मत कर सकते तो हम भी हिम्मत करेंगे
उनके बच्चे, आपने अगर उनकी कल पढ़ी होगी, वो कहते हैं हमें अरेस्ट भी कर लें तो हम आने को तैयार हैं, क्योंकि याद नहीं है आपको राना सनाउल्लाह ने धमकियां दी थी, अगर वो यहाँ आएंगे तो हम उनको अरेस्ट कर लेंगे। बच्चों के पास नाइकॉप हैं और उन्होंने असल में एक का वॉलेट गुमा तो उसका नाइकॉप गुम गया, दूसरे का मिसप्लेस्ड है। उन्होंने 2 एप्लीकेशंस दी हैं, नाइकॉप के लिए भी दिए हैं और वो क्या होता है वीज़े के लिए भी। कल वो खबर आई कि जी इंटीरियर मिनिस्ट्री कह रही है कि हमारा काम ही नहीं बनता, ये काम तो बनता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का और एम्बेसडर का। अब वो उनको कांटेक्ट कर रहे हैं तो वो एम्बेसडर साहब जवाब ही नहीं दे रहे। इमरान खान के बच्चे पाकिस्तान आएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम 2 दिन बाद वो दिन आ रहा है जब इमरान खान की कैद को पूरे 2 साल हो जाएंगे और इसी दिन की मुनासबत से इमरान खान ने अपनी पार्टी को एहतजाजी तहरीक को पीक पर पहुंचाने का टास्क दिया था। और मौजूदा सियासी हालात देखते हुए यह कयास किया जा सकता है कि पीटीआई की क़यादत इमरान खान के दिए गए टास्क को पूरा करने में नाकाम ही रही है। जहां इस मुतालिक तहरीक इंसाफ की क़यादत की अपनी हिकमत अमली नाक़िस दिखाई देती है, वहां हालिया दिनों में उनके खिलाफ आने वाले एक के बाद एक फैसलों का भी इस एहतजाजी तहरीक पर मनफी असर मुरतब होता हुआ नजर आ रहा है। इस मुतालिक इमरान खान के अपने वकील फैसल चौधरी ने गुज़िश्ता रोज़ हमारे ही शो में यह इंकशाफ किया था कि मौजूदा क़यादत के होते हुए ना तहरीक चल सकेगी और ना ही इमरान खान बाहर आ पाएंगे। देखिए समर, ये अगर ना भी जेल में जाते या ना ही वारंट निकलते तभी तहरीक नहीं चलानी थी। देखिए ना, इनके चेयरमैन क्या बात कर रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी जो है वो कह रहे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान ने चलानी है, उनके एलामिया में कोई जिक्र ही नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं है। उमर अयूब और सलमान अकरम राजा की ड्यूटी लगाई थी इमरान खान ने कि आपने तहरीक को चलाना है, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। तो अगर आप नहीं सरेंडर करेंगे, जिनको सजाएं नहीं होंगी, तो उनकी अपीलें कैसे दायर होंगी? वो तो फिर अपील 7 दिन के अंदर करनी होती है। जब ये सजाएं नहीं दी हुई थी तब ये लीडरशिप जो है वो तैयार नहीं थी, कॉम्प्रोमाइज थी। लड़के गर्म कर नहीं ना सकते सर, इस लीडरशिप के ऊपर कौन निकलेगा? इसलिए तो इमरान खान साहब को कहना पड़ा ना कि जेल से मैं लीड करूंगा, तो उनको पता ना इनके दिलों में तेल कोई नहीं है। जमीनी अकायद देखे तो फैसल चौधरी के दावे में वजन भी दिख रहा है, क्योंकि जिस तहरीक के डंके थे उस मुतालिक फिलहाल सिर्फ एक ही इवेंट हो सका है, जिसको भी मुदाहमत से ज्यादा मुफाहमत की कोशिशों से ताबीर किया जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होने वाली आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से भी वो हिकमत अमली या लाया अमल सामने ना आ सका जिसका इंतजार था। और अब सियासी पंडित इस APC को नशिस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन से ताबीर कर रहे हैं, जिससे 23 नुकात पर मुश्तमिल एक तवील एलामिया ही बाहर आ पाया, जो हुकूमत को किसी तौर पर भी दबाव में लाने में नाकाम रहा है, बल्कि उल्टा हुकूमत इस APC को फ्लॉप शो और रियासत मुखालिफ अनासर की पुष्पनाही करने से जोड़ रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर इरफान सिद्दीकी ने एक्स पर जारी बयान में कहा है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की APC के 5 सफ़ात और 32 नुकात पर मुश्तमिल तवील एलामिया में हर छोटे बड़े हकीकी और ख्याली मसले का जिक्र है, लेकिन पाक भारत जंग के बाद होने वाली अपोजिशन की इस पहली बाज़ाब्ता इज्तिमा में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की अजीम फतह और मार्का हक के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, शहीदों और गाजियों से PTI और उसके इत्तेहादियों का बुग़्ज़ अपनी जगह, लेकिन क्या अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान और 25 करोड़ अवाम की फतह को भी अपनी फतह नहीं समझता, जिसे सारी दुनिया ने तस्लीम किया है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के बारे में APC के एलामिया पर BLA की छाप शर्मनाक हद तक वाज़ेह है। इन तमाम मामलों पर मजीद बात करके मैं ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने, और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा शौकत यूसुफजई साहब के पहले तो कहा गया कि इमरान खान के बेटे आएंगे, तहरीक में शरीक होंगे, बाद में फिर अलीमा खान साहबा ने कहा कि उनके जो है वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया गया है। अब अलीमा खान कह रही है कि उनके नाइकॉप जो हैं वो गुम हो गए, जब हुकूमत ने कहा कि नाइकॉप पे वो सफ़र कर सकते थे। तो क्या वजह इतनी कन्फ्यूजन क्यों है खान साहब के बेटों की शिरकत के हवाले से? क्या ये इसलिए एक पोजीशन ली जा रही है नाइकॉप वाली कि वो जो है वो वीज़ा लेकर आएँ कि बरतानवी हाई कमीशन की उन्हें पाकिस्तान के अंदर प्रोटेक्शन मिल जाए कि उनकी गिरफ्तारी अगर हो जाती है तो बरतानवी हुकूमत उनके पीछे खड़ी हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो वक्त बताएगा वो आते हैं नहीं आते हैं और वो किस हद तक उसमें पार्टिसिपेट करते हैं नहीं करते हैं, ये तो एक अलग इशू है। देखिए, हम तो कोई मोरूसी सियासत तो है नहीं तहरीक इंसाफ में। जो इस वक्त लीडरशिप है, वो लीडरशिप जो है वो गिरफ्तारियों का सामना है उनको, जो हालात है इस मुल्क के अंदर, कोई जमहूरियत तो है नहीं इस मुल्क में, और जो फस्तायत का निज़ाम बर्पा किया गया है वो एक पॉलिटिकल पार्टी को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी को लाहौर में जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही, इस्लामाबाद में पुरअमन जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही। ये खौफ है गवर्नमेंट का, और एक नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। ठीक है, अगर सलमान कासिम आ गए
उनका मुल्क है, वो जब आना चाहे आ सकते हैं। ये इशू हुकूमत को चाहिए उनको वीज़ा जारी कर दे, बात खत्म। ये इशू तहरीक इंसाफ ने खुद बनाया है। पहले कहा कोई गया इशू जी नहीं है। कि उन्होंने वीजा के लिए अप्लाई किया है, फिर हुकूमत ने कहा जब नाइकॉप है तो फिर वो वीजा के मैं लिए क्यों अर्ज अप्लाई करूं, कर रहे मैं हैं, अर्ज करता फिर हूं कहा ना। गया जी उनके नाइकॉप गुम हो गए हैं। मैं ये अर्ज करता हूँ, और वो भी 72 घंटे में मिल जाते हैं। उनकी नहीं तो 70-75 नाइकॉप गुम पाउंड हो उनकी गए हैं फीस तो है, देखिए कोई ना, इतना बड़ा मसला नहीं है। देखिए अगर हुकूमत को कोई मसला नहीं है तो इसमें क्या मसला है कि वो फौरन उनको वीज़ा मसला एक तो हलीमा घंटे खान में साहबा भी ने बना जारी हो रखा सकता है। है। अगर हुकूमत को कोई मसला नहीं है तो नहीं देखिए कोई मसला नहीं है। देखिए असल इशू क्या है इस मुल्क के अंदर, वो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। वो आपको भी पता है, हम सबको पता है। अगर हम कहते हैं कि जी सब कुछ ठीक है तो वो भी मेरे ख्याल से ज़्यादती होगी। मुसीबत ये है कि इस वक्त 26वें आईनी तरमीम के बाद तो ना मीडिया आज़ाद रहा है, सही, ना सियासी आज़ादी रही है, न जमहूरियत है मुल्क के अंदर, ना पार्लियामेंट की बालादस्ती है। सब कुछ तो दाव पे लगा हुआ है ना। उसमें अब एहतजाज की सूरत आप बनती है तो वो कहते हैं जी आप एहतजाज नहीं कर सकते, इसलिए कि आगे क्या है, रियासती ताकत के एहतजाज के बारे से तो ज़ाहिर हमने मजीद बात आगे चलकर भी करनी है, लेकिन फिलहाल जो मसला था कासिम सलमान का, ये बात खुद जो है हलीमा खान साहबा ने पहले की कि वो आएंगे, एहतजाज में शरीक होंगे। जाहिर है वो अगर आते तो आपकी तहरीक जो है वो बड़ी तगड़ी तहरीक आपकी हो सकती थी, लोग आपके निकल सकते थे उनके पीछे। बात सुने, अब वो नहीं आ रहे इस तहरीक में शिरकत के लिए। देखिए मेरी बात सुने, देखिए वो आए ना आए, वो आए ना आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तारीख के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये पहले भी हमने जो तारीखें चलाई है उसमें कोई वो नहीं शामिल हुए थे। अब देखें अगर वो आते हैं तो उनका मन है अपने वालिद से मुलाकात करें, उनसे सही है। वो देखिए अगर आप इसको नाकाम कहते हैं कि जी ताकत का इस्तेमाल हुआ है रियासत की तरफ से, तो मुझे कोई पार्टी इस तरह बता दे, इतने इनके जो बहादुर लीडर हैं। ठीक है, मैं एक पुलिस वाले को कहता हूँ कि क्लाशनकोव खड़े हो जाए और वो उनको मैं गैरती कहता हूँ कि वो वहाँ से गुजर जाए, ठीक है, फिर तो हम मान लेंगे कि जी हम चले मैं जरा इस पे अफनान साहब का जवाब ले लूं। जरा इस पे एहतजाज की मजीद बात बात करते हैं, हम पॉलिटिकल एहतजाज कर सकते हैं, पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। अगर रियासती ताकत इस्तेमाल हो तो आपका शिकवा बिल्कुल जायज़ है कि जब आप पुरअमन एहतजाज के लिए आपने दरख्वास्त दी है तो हुकूमत को वो इजाज़त देनी चाहिए थी। क्या वजह है अफनान साहब, क्यों इतनी खाइफ है ये हुकूमत तहरीक इंसाफ से, जब आप खुद कहते हैं कि तहरीक इंसाफ बड़ी कमज़ोर हो गई है, उनकी जो एक स्ट्रीट पावर थी वो अब नहीं रही पहले जैसे, आपको कोई थ्रेट नहीं है तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो फिर आप उन्हें जलसे क्यों नहीं करने देते? वो लाहौर में जलसा करना चाह रहे थे, वहाँ इजाज़त नहीं मिल रही थी, इस्लामाबाद में जलसे की दरख्वास्त दी गई, यहाँ इजाज़त नहीं मिल रही, क्या वजह है? हुकूमत इतनी खाइफ क्यों है तहरीक इंसाफ से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमें कोई इनसे किसी भी किस्म का कोई खौफ नहीं है, ये इन्होंने खुद ही अपने जहनों में एक हवा बनाया हुआ है। बात ये है कि ये एक जमात है जिसने अपोजिशन में रह के फस्तायत का सबूत दिया, इन्होंने धरने दिए, इन्होंने अंपायर की उंगली का इस्तेमाल किया, इन्होंने आरटीएस को बिठाया, इन्होंने 35 पंक्चर का झूठा बयानिया बनाया और उसके बाद पूरी की पूरी अदलिया, बहुत बड़ा सेक्शन अदलिया को उसको साथ मिला के इन्होंने पैनामा की साजिश की। और उसके बाद एक सहूलतकारी का एक जो है वो दौर शुरू हुआ साकिब निसार से लेके उमर बंदयाल साहब तक। वो जो दौर था वो इनका सुनहरा दौर था। उसको ये उस दौर में, जिस दौर में आपकी हमख्याल बेंचें हुआ करती थी, 63A के ऊपर एक फैसला पहले दिया, फिर दोबारा कोई और फैसला दे दिया और खुद लिख दिया कि पिछले वाला फैसला ठीक नहीं था। ये वो वाली रूल, ये इनका जो है ना, ये डेमोक्रेसी उसको कहते हैं, ये अंपायर की उंगली को डेमोक्रेसी कहते हैं। ये मुशर्रफ के मार्शल लॉ को सपोर्ट करना जो है इनकी जमहूरियत है। ये हमें जो है, आप कैसे कहते हैं जमहूरियत, जरा वो भी बता दें। 26वीं आईनी तरमीम जो है वो उसने बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया भाई। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपकी जो सहूलतकारी थी जजों के साथ वो ख़त्म हो गई। आप जो कि उन कहते थे वो आपकी मर्जी के बेंच बना लेते थे, वो गुट्टू सीईओ आपको कहते थे, वो आपको कहते थे आप फिक्र ना करें, हम आपका केस लड़ रहे हैं। ये आपकी क्या कहते हैं यहाँ रूल ऑफ लॉ था। अगर ये रूल ऑफ लॉ था तो फिर तो अच्छा ही है कि आपका जो पसंदीदा रूल ऑफ लॉ था वो नहीं रहा। फिर ये कहते हैं कि जी बहादुर लीडर जो है कोई एक पुलिस वाला, अब क्योंकि तारीख जो है वो इतनी कम, तारीख अगर 2018 से शुरू हो रही है तो शायद इनकी, मैं उसको कुछ नहीं कह सकता, मगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो अदलिया की बहाली के लिए लाहौर से निकले। रास्ते के अंदर बहुत सारे कहते हैं सिक्योरिटी के हालात ख़राब थे, उसके बावजूद वो गए, उन्होंने गुजरावाला पहुंचे और अदलिया को बहाल कराया। ये इससे पहले और पता नहीं कितनी तरीके से। तो अभी फिर आप इन्हें इजाजत क्यों नहीं दे रहे? आप फिर इन्हें इजाजत क्यों नहीं दे रहे? वो एक सिर्फ जलसा करना चाह रहे हैं 5 अगस्त को इस्लामाबाद में और लाहौर में, आप उन्हें जलसा भी नहीं करने दे रहे। इन्होंने लाहौर में जलसा किया, इन्होंने इस्लामाबाद में जलसा किया और ये इस दौर में ही किया। ये बताते नहीं है ना, ये खुद भूल जाते हैं, सब बाकी भी समझते सब भूल गए। भाई बात ये है कि आप अगर इंतशार फैलाना चाहते हैं, आप अगर आग लगाना चाहते हैं, अगर आप लाशें गिराना चाहते हैं, आप डी चौक का कब्जा करना चाहते हैं,
पीटीवी की बिल्डिंग को जलाना चाहते हैं, रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग को आप जलाना चाहते हैं, वज़ीर आज़म के गले में रस्सा डाल के उसको खींच के बाहर निकालना चाहते हैं। ये अगर आपके ख्वाहिशात ज़ाहिर है, फिर हुकूमत तो आपको रोकेगी ना। बात ये है कि बाहर अगर कहीं जलसा करना चाहें कर लें। ये तो कोई तरीका, ये अगर इस तरह करेंगे कि बाहर हम कहाँ, कोई हुकूमत को पाकिस्तान से गिराएंगे। बाहर की बात कर रहे हैं? उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ही करना है जलसा, लाहौर में करना चाह रहे मैं ये हैं, कह रहा वो हूँ लाहौर मैं ये कह रहा हूँ इस्लामाबाद कि अपने पाक में करना चाह रहे हैं, बाहर से क्या मुराद है आपकी? जहाँ मेरा मेरा मतलब ये था कि जहाँ पे इनको इजाज़त मिले वहाँ पे जाके कर लें। पहले भी इन्होंने किया है ना, संजानी में इन्होंने किया नहीं था जलसा। सही। बात ये है कि ये अपनी जो है वो मामलात उसको ये देखते नहीं हैं। अपने जो सारे मामलात हैं उसको ये भूल जाते हैं और दूसरों के ऊपर ये कहते हैं। और फिर इनके जो, अब ज़ाहिर है, अब ठीक। इनके जो अपकमिंग लीडर्स हैं, जो बाहर से आ रहे हों, उनकी ये कहते हैं ये उसके अंदर लीडरशिप में अब ये काम करेंगे। उनको जो है वो पहले सारे मुल्क को मौरूसियत की बहरहाल सियासत 5 कर को रहे तो हैं, वो कोई ताना दौरा देते मुतवक्किल रहे। नहीं है किसी का अब भी। वो जो है वो आ रहे हैं तो उनकी ये लीडरशिप में अब ये उनके पीछे आके खड़े हो जाएंगे 5 और पे फिर तो किसी का कोई दौरा मुतवक्किल नहीं है किसी का भी। शौकत 5 का तो साहब ये नहीं है, बताएं कि लेकिन आगे वाले दिनों में। ठीक है, तो शौकत साहब ये बताएं कि फिर कैसे चलाएंगे आप तहरीक? आपको तो जलसा करने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही, तो फिर तहरीक कैसे चलेगी? जब आपकी तहरीक जो है वो हुकूमत की इजाज़त की जो है वो मरहून मिन्नत है, तो फिर आप तो फिर जो है वो सुलह कर लें, फिर आप मुफाहमत ही कर लें इनके साथ। देखें समझ भाई, बात यह है ना कि हर तहरीक के अंदर मुश्किलात आई हैं पाकिस्तान में, कोई पहली दफ़ा नहीं है। लेकिन इस दफ़ा चूँकि जो फस्तायत होती थी वो मार्शल लॉ होती थी, मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ जंग लड़ी जाती थी। लेकिन इस दफ़ा तो बिल्कुल क्लियर कट है ना कि जमहूरियत के नाम पे जो लोग जो कुछ कर रहे हैं कि आप इजाज़त नहीं देते, आप ये कह रहे हैं कि हमने पूरा जलसा की इजाज़त दी लाहौर में। अगर जलसे की इजाज़त दी तो फिर रास्ते क्यों बंद किए थे? संजानी में इन्होंने हमें इजाज़त दी, फिर रास्ते क्यों बंद किए? तो पुरअमन तो देखें ना, पुरअमन तो तब रहेंगे वर्कर जब आप अपनी पंजाब पुलिस को हथियार दे के खड़ा नहीं करेंगे। पुरानी जो घिसी पिटी वो जो क्या कहते हैं वो आंसू गैस के शेल नहीं फेंकेंगे। बताएं ना मुझे कि क्या ज़रूरत थी जब आपने जलसे की इजाज़त दे दी उसके बाद फिर आपने शेलिंग की, फिर आपने कंटेनर खड़े किए। ये किस चीज़ का खौफ है हुकूमत को? अब सलमान कासिम से किस चीज़ का खौफ है इनको? क्यों इतने खौफजदा है? कोई कहता है गिरफ्तार कर लेंगे, कोई कहता है जी अब ये अभी हमें ताने देते हैं जी हम मुल्की सियासत का खात्मा करना चाहते थे, अब ये कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं। भाई आना चाहते हैं तो आने दो ना, वो सियासत करने तो नहीं आ रहे हैं। वो तो इमरान खान ने भी कह दिया है वो अपने बाप से मिलने आ रहे हैं, तो आपको क्यों खौफ है? अगर उनको वीज़ा नहीं है उनके पास, आप उनको वीज़ा इशू कर दें। इसमें क्या इतना वो है? लेकिन ये एक इशू बना दिया इन्होंने इसलिए कि ये खौफजदा हैं। इन्होंने ये कहा कि दी हम 2018 में इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे सवार होकर आए। चलो मैं मान लेता हूँ, आपने कहा था मैं मान लेता हूँ, तो फिर आप 18 वाला मान रहे हैं कि वो आप समर भाई देखें, अगर ये हमें ताना देते हैं ना कि हमने बाजवा से मिलकर ये सारा कुछ किया, तो अभी ये क्या कर रहे हैं? अभी ये किस तरह पूरे दिल से उसे तस्लीम करते हैं कि हाँ ऐसा ही था, इनका जो इल्जाम है वो दुरुस्त था, बिल्कुल ऐसा ही था? मैं तस्लीम करूँ या ना करूँ, देखें मैं तस्लीम करूँ या ना करूँ, लेकिन ये बात तो हकीकत है ना। आप खुले दिल से तस्लीम करें, उनसे भी करवा लेंगे हम। किया इसमें देखिए, मैं तो खुले दिल से मैं तस्लीम ना भी करूँ तो क्या ये हकीकत नहीं है? ये बिल्कुल हकीकत है। तो क्या उसकी सजा में नहीं मिली है? 18 वाला मान रहे तो ये चाहिए था कि जो पॉलिटिकल लोग थे वो देखिए, अगर मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसमें भी आवाम ने हमें वोट दिया है, आवाम ने वोट दिया है, इनको तो आवाम ने वोट भी नहीं दिया है। ये आप मान रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर आवाम का वोट नहीं था, आपको सपोर्ट हासिल थी, आपको गैर जमहूरी कुव्वतों की सपोर्ट हासिल थी उसमें, तब आप वो इलेक्शन जीते थे, आपने खुद कहा ना मान लेते। मैं बिल्कुल ये मानते हैं, फिर पूरी बात माने, खुल के माने, हाँ जी ठीक है। देखिए नहीं देखिए मेरी बात से समझ भाई, ये हकीकत है कि आवाम ने वोट दिया है ना हमें। एक पॉपुलर जुमात तो थी उस वक्त भी, 2018 में भी पॉपुलर, लेकिन उतना वोट नहीं दिया था कि आपकी हुकूमत बन सकती थी। लेकिन हमें सपोर्ट नहीं, वो तो बाद में भी नहीं था। वो आप देखिए, हमें तो 4 जुमातों ने से मिलकर हमने हुकूमत बनाई थी। वो तो कौन सा हमें अगर आप लेकिन वहां तक भी जो पहुंचे थे वो सपोर्ट से पहुंचे थे ना। करती सही है। नहीं देखिए, 100% अगर अपोजिशन हमें एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करती तो फिर तो हम 2/3 अक्सरियत से आते। लेकिन हमें तो उस वक्त तक अपोजिशन की सपोर्ट नहीं थी, एस्टेब्लिशमेंट की। हम आए, हमने सबसे बड़ी अक्सरियत पार्टी थी। हम बिल्कुल मैं मानता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें सपोर्ट किया हुकूमत बनाने में। अफनान साहब ये बताएं कि जो बात कासिम और सुलेमान की हो रही है, क्या वजह है? कासिम और सुलेमान का मसला क्यों इतना बड़ा इशू बन गया है इस हुकूमत के लिए कि तलाल चौधरी साहब ने कल कहा जी कि उनका नाइकॉप है तो नाइकॉप 72 घंटे में आपको इशू हो सकता है, तो आप उनको वीज़ा, अगर उन्होंने अप्लाई किया तो वीज़ा आप जारी कर दें, इसमें क्या हरज है? देखें, जो वीज़े का प्रोसेस है वो फॉलो वो कर लेंगे तो
अगर उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने पूरी कर दी तो उनको बिल्कुल वीज़ा मिल ज़रा जाएगा। पहले भी वो रिक्वायरमेंट बहुत पूरी दफ़ा करके ही पाकिस्तान आ उन्होंने वीज़ा चुके के हैं। लिए अप्लाई किया ना मेरी उन्होंने। गुज़ारिश नहीं, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ये तो वो जो वीज़ा काउंसलर है वही बता सकता है ना, फिर वहाँ की एम्बेसी बता सकती है। बात ये है कि कुछ चीज़ें जो है वो आवाम के सामने होनी चाहिए और बड़ा क्लियर होनी चाहिए। देखें, कासिम और सलमान जिस घर के अंदर बड़े हुए हैं, उनके जो दोनों मामू हैं, बेन और ज़ैक, वो रिनाउंड ज़ायनिस्ट हैं। उनके आप ट्विटर के अकाउंट जाके देख सकते हैं। और जमैमा साहिबा खुद फरमा चुकी हैं कि ये दोनों फादर लाइक फिगर हैं इन बच्चों की, यानी कि उन्होंने उनसे इंस्पायर हुए हैं वो बहुत ज़्यादा। अब आप मुझे बताएं ना कि क्या ये पहले खुद कहते रहे कि जी ये तो इस तरह वो कभी सियासत में आएंगे नहीं, आएंगे नहीं। अब वो सियासत में आ गए, इनको भी नजर आ गया, लेकिन ये मान नहीं रहे। नहीं, वो बात ये जिससे भी है इंस्पायर्ड हैं, ये कि फैक्ट है क्या कि वो इमरान खान के बेटे क्या हैं, वो अपने बाप से मिलना मेरी चाहते हैं, गुजारिश तो सुन लो पाकिस्तान ना, आना चाह रहे हैं, मेरी आप उन्हें गुजारिश वीज़ा जारी नहीं कर मेरी रहे। फैक्ट गुजारिश तो ये आप मामले को मेरी गुजारिश कहीं और लेकर जा रहे हैं। गुजारिश गुजारिश सुन ले, मैं भी फैक्ट ही बता रहा हूँ। जी। मैंने जो जो बातें की हैं बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। बात ये है कि क्या फॉरेन नेशनल्स पाकिस्तान में आकर सियासत कर सकते हैं? क्या इसकी इजाज़त दी जा तो सकती है? खान साहब ने कह दिया है, ऐसी फैमिली खान साहब ने आज वादे कर बिलखुसूस दिया ऐसी है, ना फैमिली वो सियासत में हिस्सा लेंगे, बिलखुसूस ना वो किसी एहतियाजी बिलखुसूस तहरीक का हिस्सा बनेंगे। वो कह रहे हैं वो सिर्फ बिलखुसूस मुझसे मिलने के लिए आना चाह रहे हैं। बिल- बिलखुसूस ऐसे फैमिली जो इसराइल को बनाने के अंदर जो है वो इन्वॉल्व रही हो, उसके चश्मो चराग जो है वो पाकिस्तान में तो आके सियासत कासिम करना चाहते सुलेमान हैं। का तो मैं इसराइल में क्या किरदार सिर्फ ये है बताना चाहता हूँ। अफनान साहब, इनका बात ये क्या ताल्लुक है ये इसराइल के साथ? एक नहीं, एक मेरी एक गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश, मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ, मैं कौन सा उनको डायरेक्ट कह रहा हूँ। फैमिली होती है ना, आपका असर आप यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट। आप जिस जिस एनवायरमेंट में पैदा होते हैं, जिस फैमिली में होते हैं, उसी के आप प्रोडक्ट बनते हैं ना। आप जी, कोई इस पे शौकत साहब भी तो कुछ नहीं ऐड बोल करना चाह रहे हैं। मेरी गुजारिश जी जी जी। सुन ले, मैं मैं अर्ज कर अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं वो बिल्कुल आए। वो कोई पहले भी आते रहे हैं, हमको ये नहीं कह रहे कि वो ना आए। वो आके अपने वालिद साहब से मिलना चाहते हैं, बिल्कुल मिले। लेकिन अगर वो सियासत में हिस्सा लेंगे तो फिर उसके लिए जो है वो जो अंडरलाइंग रिक्वायरमेंट्स है वो तो पूरी करनी चाहिए ना उनको। सही है। और कौन पता होना चाहिए कि वो क्यों कर रहे हैं, जबकि हालांकि बहुत दफा कहा गया कि वो नहीं तो करेंगे। जब तलाल चौधरी साहब खुद कह रहे हैं कि नाइकॉप है, तो फिर तो वो पाकिस्तानी सिटीजन हुए, फिर तो वो आके सियासत भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और दो खान साहब ने कह दिया कि वो सियासत उनका करने का इरादा नहीं है। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं शौकत साहब? मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत जो बयानियाँ बना रही है ना, पहले उसमें अपने आप को ये खुद कंफ्यूज है। तलाल चौधरी कुछ कह रहा है, राना सनाउल्लाह सब कुछ और कह रहे हैं, मेरे अफनान भाई कुछ और कह रहे हैं। पहले तो ये अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग लाए कि वो सियासत करने आ रहे हैं या अपने वालिद से मिलने आ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो बार बार ये बयान बनाते हैं कि जी वो ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो ट्रम्प साहब है, ये मेरे ख्याल से इसराइल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इनसे तो इनकी पेंगे बढ़ रही हैं, वो उनके साथ मायदे भी हो रहे हैं। तो अगर आपने इतने ही वो करना है तो फिर तो मेरे ख्याल से आपको फिर खुलकर आना चाहिए ना। इसराइल के साथ जो जो ममालिक अटैच हैं, जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर तो आप पूरा सच बोले ना, फिर पूरा मुसलमान बनकर बात करें। पूरा ये क्या आप मजाक कर रहे हैं कि ये तो बिल्कुल मजाक है ना। ये तो इस तरह तो नहीं करना चाहिए। एक आप इतनी खौफजदा हुकूमत उन छोटे बच्चों से डर रही है, उन पे इतने इल्ज़ामात लगा रही है। भाई इल्ज़ामात लगाने के बजाय आप उनको वेलकम करते, आ जाए अपने वालिद से मिले, उनको सपोर्ट करें, उनसे अडियाला जेल के बाहर खड़ा ना करें, उनको प्रोटोकॉल में लेके जाएं, उनसे मिलाएं। अच्छा, उनको बताएं कि आपके वालिद बिल्कुल ठीक है, हमने कोई उन पे जुल्म नहीं किया है, उनको आज़ादी दें। वो आके बाहर कह देंगे कि हमारे बाप पे कोई जुल्म नहीं हो रहा है। तो ये तो गवर्नमेंट के लिए अच्छा हो जाएगा, पाकिस्तान के लिए अच्छा हो जाएगा। और अफनान साहब, ये तो एक फैक्ट है कि कासिम और सुलेमान के इंटरव्यूज़ हुए, उन्होंने कुछ मुलाकातें की, तो उनके बाद जो है खान साहब आज कह रहे थे कि उनके अखबारात और किताबें भी बहाल हो गई हैं, उनकी बेटों से बात भी करवा दी गई है 1.5 घंटा। तो ये चीज़ें, इसका मतलब है रुकी हुई थी तो तभी आज बहाल हुई है ना? नहीं, बहुत दफ़ा ये कोशिश की गई इनकी बात करवाने की, लेकिन वो नहीं हो सकी, या उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, या जो भी था मामला थे। बहुत दफ़ा इनकी पहले बात हुई भी, ये भी सारे मामला थे। तो बात ये है कि इमरान खान साहब जितनी किसी भी वज़ीर आज़म ने इतनी मुलाकातें एक्स प्राइम मिनिस्टर ने नहीं की जेल में जितनी इमरान खान साहब कर चुके हैं। फिर ये कह रहे हैं कि जी हम कंफ्यूज हैं नैरेटिव बनाने में। भाई हम कहाँ से कंफ्यूज हैं? अलीमा खान साहिबा खुद ही फरमाती हैं कि वो सियासत में हिस्सा लेने जा रहे हैं। एक दिन इमरान खान साहब कहते हैं वो नहीं लेंगे, अगले दिन वो कहते हैं वो लेंगे, फिर वो कहते हैं वो नहीं लेंगे। कंफ्यूज हम नहीं है, कंफ्यूज तो आप लोग हैं। उसका हमें जवाब देना। फिर ये कह रहे हैं कि जी हम किसी का साथ ना ले जो भी इसराइल। तो भाई फिर आप भी क्लियरली कहें ना कि हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, हम फॉरेन फंडेड पार्टी हैं, हमने इसराइल से पैसे लिए हैं। आप भी तो क्लियर कहें ना, फिर हम भी क्लियर कह देंगे। सही है। पहले आप तो ये वाली बात माने कि आप लोग फॉरेन फंडेड तो आप प्रूवन है, आप इसराइल की सपोर्ट से क्या कहते हैं सियासत कर रहे हैं, आप ये माने ना पहले। ठीक है। अच्छा शौकत साहब, ये बताएं कि आज खान साहब ने गंडापुर साहब के ऊपर भी उन्होंने अदम एतमाद कर दिया है।
कह रहे अगर वो नहीं कर सकते डिलीवर तो फिर किसी और को मौका दे। तो गंडापुर साहब कंसिडर कर रहे हैं खान साहब के मशवरे को? नहीं देखें, ऐसे बात नहीं है। ये तो जो इस वक्त सूबे के अंदर जो अमन अमान का इशू है, ठीक है। जो अली गंडापुर खड़ा है इस वक्त टेररिज्म के खिलाफ, तो वफाकी हुकूमत को तो ये कंट्रोल करना चाहिए। बाकी ये कह रहे हैं कि जी इनको क्लियर कट खड़ा होना चाहिए। इमरान खान हमारा लीडर है। गंडापुर साहब जो बात कर रहे हैं, गंडापुर साहब ने तो मामले को ज्यादा मुतनाज़ा बनाया है। गंडापुर साहब ने तो जल्दी पे तेल का काम किया, मामले को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की कि वो फोर्सेस जो कि दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रही हैं इस रीजन के अंदर, आपके इलाके के अंदर, तो उन्हीं को जो है मुतनाज़ बना देना कि ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो वो गलत था ना। वो वही जाके इंडिया जो है वो फैटफ के अंदर भी जमा करा रहा, तो इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देना ही नहीं चाहिए कि जिसपे आपको बाद में वजारत जमा करानी पड़े। इंडिया ने तो यूज कर लिया उसको। अब मुझे फाइनली ये बताएं शौकत साहब के, जो खान साहब ने ये भी कहा है, खान साहब ने ये भी कहा है कि जो लोग तहरीक इंसाफ के डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं सजाओं के बाद, वो ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट करें। क्या वाकईतन इस चीज़ पे गौर हो रहा है कि अब वो ज़िमनी इंतखाबात नहीं लड़ेंगे? देखिए, मेरे ख्याल ये है कि अगर इमरान खान ने ये बात कही है तो बिल्कुल सही कही है, और हमें पार्टी को उसको सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, एक दफ़ा आप मेंबर बने, जो असेंबलियां छोड़ने की बात हो रही है, जो असेंबलियां छोड़ने की बात हो रही है, क्या उस पे भी कोई है जो भी फैसला होगा बाइकआउट कर दिया जाए, निकला जाए असेंबलियों से इस्तीफे देकर के, अगर आपके मजीद बंदे डिस्क्वालीफाई होते हैं? देखें जो भी फैसला होगा इमरान खान करेगा, और वो फैसला मन उस पर। आपकी राय क्या है? आपकी राय क्या है कि रहना चाहिए असेंबली में तहरीक इंसाफ को या निकल जाना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल है नहीं, हमें असेंबलियों में रहना चाहिए। लेकिन अगर देखिए हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि यहाँ पे जमहूरियत नाम की चीज़ नहीं है, पार्लियामेंट के कोई वक्त नहीं रह गई है, तो फिर तो इस असेंबली में बैठने का कोई फायदा नहीं। फिर तो इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, फिर हमें स्ट्रगल उसके लिए करना पड़ेगा कि दोबारा इलेक्शन में जाएं। और ये जो इस वक्त देखे ना, इलेक्शन कमीशन जो इस वक्त बैठाया हुआ है, ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? ये कह रहे हैं कि आपका जवाब आ गया है, आपका जवाब आ गया है। 33,000 अरब का कर्जा ले लिया है। 33,000 अरब का कर्जा कहाँ इस्तेमाल हुआ इस मुल्क के अंदर? कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है? कौन से आवाम को 1 रुपए का रिलीफ मिला है? बहुत शुक्रिया अफनानुल्लाह साहब आपका, और शौकत यूसुफजई साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया था। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे। ईरानी सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि ये दौरा पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के लिए वो कर रहे हैं, और ये भी ईरानी सदर ने कहा कि वो तजारत बढ़ाने के लिए ये दौरा कर रहे हैं, दो तरफा ताल्लुकात के साथ तजारत के फ़रोग के लिए। लेकिन तजारत कैसे होगी, चूँकि अमरीकी पाबंदियाँ हैं, और हम हाल ही में अमरीका के साथ हमारे मामला तजारत के बेहतर हुए हैं, तो ये तजारत का मामला यह है या मामला कुछ और है? असल उनके दौरे का मकसद क्या है, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हालिया पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान को जो दिफाई कामयाबी मिली, उसके समरात अब एक के बाद एक सिफारती कामयाबियों की सूरत में सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान का सिफारती कद तेजी से ऊंचा हो रहा है। बिलखुसूस जनूबी एशिया में पाकिस्तान की अहमियत खुद को खित्ते का चौधरी समझने वाले भारत से बढ़ रही है। गुज़िश्ता रोज ही अमरीका से तजारत और सरमायाकारी से मुतालिक होने वाले कामयाब मुज़ाकरात को पाकिस्तान की सिफारतकारी की बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है, जबकि इसी मामले पर भारत को अमरीकी नाराजगी का सामना करना पड़ा। अब रवा हफ्ता भी सिफारती सतह पर पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम समझा जा रहा है। इस मुतालिक आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई जब हालिया इसराइल ईरान जंग के बाद ईरान के सदर ने पहले दौरे के तौर पर पाकिस्तान को चुना। यह भी वाज़ेह रहे कि ईरान इसराइल जंग के दौरान पाकिस्तान ने दो टोक और वाज़ेह पोजीशन लेते हुए ईरान की हिमायत की और इसराइली जारहियत की सख्त मजम्मत की। पाकिस्तानी हिमायत को ईरान ने भी तस्लीम किया और इसी तनाजुर में दोनों ममालिक के दरमियान गर्मजोशी बढ़ती जा रही है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान पर पहले लाहौर पहुंचे, जहां वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। कुछ वक्त लाहौर में गुजारने के बाद ईरानी सदर इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकातें शेड्यूल हैं। पाकिस्तान आने से कबल ईरानी सदर ने वाज़ेह किया था कि उनके दौरे का मकसद तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। सरहदी मंडियाँ और राब्ते बाहमी ताउन की नई राहें खोल सकते हैं और कोशिश है कि दो तरफा तजारत का हजम $10 अरब तक पहुंचे। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के मुताबिक डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का बतौर ईरानी सदर यह पहला सरकारी दौरा पाकिस्तान है और यह इसराइली जारहियत के बाद किसी भी मुल्क का पहला दौरा है। इससे कबल शहबाज शरीफ ने रवा बरस 26 मई को ईरान का दौरा किया था। एक तरफ खित्ते और बतौर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ईरान से अपने दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मजबूत कर रहा है, वहाँ एक और पड़ोसी और बदकिस्मती से हालिया दिनों में भारत की बोली बोलने वाले अफगानिस्तान से भी ताल्लुकात को असर नो बेहतर बनाया जा रहा है। इस मुतालिक भी
पाकिस्तान ने सिफारती महाज को तेज कर दिया है और इत्तलात के मुताबिक चंद दिनों में अफगानिस्तान के कायम मुकाम वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी के भी दौरे पाकिस्तान का इम्कान है। अहम बात यह है कि अफगान वजीर खारजा का यह मुमकिन दौरा एन उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान में मौजूद अफगान मुहाजिरीन के लिए मुल्क बदरी की इजाफी मुद्दत भी खत्म हो गई है। इन अहम शख्सियात के दौरा पाकिस्तान की अहमियत और मकासद क्या हैं जानने के लिए हमने दावत दी है दिफाई और खारजा अमूर पर गहरी निगाह रखने वाले सीनियर साफी और तर्जकार बाकर सजाद सैयद। बहुत शुक्रिया बाकर सजाद सैयद साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि ईरानी सदर दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने हैं, जो कि पाकिस्तान ने एक बड़ी वाज़ेह और दो टोक पोजीशन ली थी हालिया इसराइल और ईरान के दरमियान होने वाली जंग में, जबकि ईरानी सदर तो ये कह रहे हैं कि वो दो तरफा ताल्लुकात और तजारत के फ़रोग के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। तजारत को का जो हजम है उससे $10 अरब तक ले जाने की वो बात कर रहे हैं। तो क्या उनके दौरे का मकसद है पाकिस्तान आना जो उनका है 2 दिन का? समर, दौरा तो इंतहाई अहम मौके पर हो रहा है, जिससे आप मिडल ईस्ट में देख रहे हैं कि रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, जियो पॉलिटिक्स एक फ्लक्स में है। तो आप सिर्फ इसे शुक्रिया का या थैंक यू कहने के लिए आने के लिए मतलब ये विज़िट नहीं कह सकते, और ना ही मैं जो चीज़ें हम साइड पे कर देते हैं कि जो चीज़ पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि ट्रेड की बात की जा रही है। आज उन्होंने तेहरान में इंटरव्यू दिया कि 10 अरब तक हम ट्रेड बढ़ाएंगे, ट्रेड वॉल्यूम को लेकर जाएंगे। वो कोई नई बात नहीं है। वो जब रईसी साहब, मरहूम रईसी साहब पिछले साल तशरीफ़ लाए थे तो ये बात उस वक्त मतलब ये अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि 10 बिलियन तक ट्रेड को लेके जाएंगे, लेकिन उसमें कोई खातिर ख्वाह पेशरफ नहीं हुई और ना ही हो सकती है, क्योंकि एक तरफ US सैंक्शंस हैं, बैंकिंग आपकी रिलेशनशिप नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, और आप देखें सिक्योरिटी की सिचुएशन भी आपके सामने है। एक तरफ आपने पिलग्रिम्स के जाने पे पाबंदी लगा दी है, तो बलूचिस्तान के थ्रू ही आपका ट्रेड होना है। फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स इतने हाई है कि ट्रेड वहाँ पे फीजेबल नहीं है। इस वक्त भी तकरीबन 2.8 बिलियन की ट्रेड हो रही है, जिसमें पाकिस्तान का बहुत कम शेयर है, तकरीबन 600 कुछ मिलियन डॉलर का है। बाकी चूँकि हम ईरान से LPG काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, केमिकल्स लेते हैं, ऑयल लेते हैं, बिटुमेन लेते हैं, लेकिन जो इनफॉर्मल ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल इस वक्त 10:30 को हमें ट्रेड पे ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आ रहा। 2 चीज़ें रह जाती हैं जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट हैं कि जिनके ऊपर ये जिनके गिर्द ये दौरा मतलब आप समझते हैं कि बेस कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है। एक तो ये है कि जो अमेरिका के साथ पाकिस्तान उनका एक बैक चैनल चलाया हुआ है। बैक चैनल इन द सेंस मैं कहूँगा कि मीडिएशन पाकिस्तान नहीं कर रहा। मीडिएशन में यह है कि आप आइडियाज़ पेश करते हैं, आप उनके दरमियान सुलह कराने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान का इतना क्लाउड नहीं है, पाकिस्तान मीडिएशन नहीं कर रहा, पाकिस्तान सिर्फ मैसेजेस का एक्सचेंज फैसिलिटेट कर रहा है। और ये बात जहाँ पे टेमी ब्रूस ने जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी कही, हमारे स्पोक्स पर्सन ने भी कंफर्म की। लेकिन उसके साथ साथ आप अगर देखें कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सचेंजेस है, टेलीफोन कॉल्स है इसहाक डार साहब के दरमियान और इराक़ी के दरमियान, वो भी काफ़ी हद तक बढ़ गई। और जब इसहाक डार अमेरिका में थे तो रूबियो की मुलाकात के बाद उनकी भी इराक़ी के साथ बातचीत हुई। तो मैं ये समझता हूँ, और इस चीज़ की तायीद कुछ मेरे दोस्त जो है जो इस मतलब जो प्रोसेस में इन्वॉल्व भी हैं वो भी इस चीज़ से एग्री करते हैं कि यह है कि एक हायर लेवल पर ईरानियन लीडर आकर अपना पर्सपेक्टिव पाकिस्तान को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, ताकि वो जब मज़ीद आगे इंगेजमेंट बढ़े अमेरिका के साथ तो उनको पता हो। बाकी चीज़ें कि शुक्रिया अदा करना है, ट्रेड है, वो गैस पाइपलाइन का इशू है, वो चलते रहेंगे। लेकिन आपकी इधर में जवाब तवील हो जाएगा कि मेरा ख्याल में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इशू पाकिस्तान और ईरान के लिए इस वक्त है वो है कि इनको बॉर्डर सिक्योरिटी को के इशू को एड्रेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि ना सिर्फ एक तो पुराना डायनेमिक था ना कि जी हमारे मिलिटेंट ग्रुप्स उधर हैं, उधर के इधर एग्जिस्ट करते हैं, तो वो तकरीबी कार्रवाइयाँ करते हैं। अब इस वक्त जो है वो जो रीजनल उस एरिया का डायनेमिक है सिक्योरिटी, वो तब्दील हो रहा है। उसमें स्टेट एक्टर्स भी आ रहे हैं जिसमें इसराइल की इन्वॉल्वमेंट है, और साथ साथ नॉन स्टेट एक्टर्स भी नहीं, वो तो पुरानी इन्वॉल्वमेंट है ना, तो है ये। अभी इसराइल ने उसमें जो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी दोनों साइड पे चल रही है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए उसने काफ़ी हद तक इन्वेस्ट करना शुरू किया है। तो इन तब्दील होती हुई इस लैंडस्केप के अगेंस्ट मेरा ख्याल में पाकिस्तान और ईरान को अगर कोई चीज़ उन्हें फौरी तौर पे करने की ज़रूरत है तो वो बॉर्डर सिक्योरिटी को एड्रेस करने की ज़रूरत है। और ज़ाहिर है इस सिलसिले में जिस तरह आपने कहा कि नए प्लेयर्स खित्ते के अंदर जो है वो अब आ रहे हैं इस प्रॉक्सी वार के अंदर, भारत ने भी
जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें नाकामी के बाद अपनी खिफत मिटाने के लिए प्रॉक्सी वॉर तेज़ कर दी है थ्रू अपनी प्रॉक्सी जो BLA BRA या फिर जो कदम TTP है। और ज़ाहिर है BLA वगैरह की सेंचुरीज तो इधर ही हैं, ईरानी साइड पे ही वो बैठ के वहाँ से ऑपरेट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर आके कार्रवाइयाँ करते हैं। तो इस सिलसिले में क्या हो सकता है प्रैक्टिकली? वो थोड़ा सा मतलब जिससे कि अक्सर यहाँ पे एक नैरेटिव बना हुआ है कि शायद सेंचुरीज उधर हैं, सेंचुरीज तो अफगानिस्तान में भी हैं इनकी BLA की। अभी जो हालिया UN की रिपोर्ट आई उसमें यह है कि TTP और इनका इकट्ठे ट्रेनिंग कैंप्स अफगानिस्तान में मौजूद हैं। जहाँ तक होने की बात है तो अमकानात तो लामहदूद हैं कि जो कर सकते हैं। पिछली दफ़ा जब रईसी साहब आए थे, मरहूम रईसी साहब आए थे, तो इन्होंने और जनवरी के जो एक्सचेंज हुआ था उसके बाद लाइजन ऑफिसर्स मुकर्रर किए थे इन्होंने कि वहाँ पे इनका तुरबत में और फिर ज़ायदान में हमारा पाकिस्तानी ज़ायदान में एक कर्नल लेवल का ऑफिसर बैठता है को, तो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी से कोऑपरेट करते हैं। एक तो इंटेलिजेंस शेयरिंग का मैकेनिज्म है। मेरा ख्याल में इनको उससे बढ़ के अब थोड़ा सा कि कोई अप्रोच जैसा हैमर एंड एनविल अप्रोच है ना कि इधर से अगर हम पुश करते हैं तो आप उनको वहाँ पर काउंटर करें बॉर्डर के ऊपर अपनी साइड पर रहते हुए, तो उस तरह की कोई अप्रोच कोई हालात तो काफ़ी बिगड़ रहे हैं। बाकर सजाद सही साहब, हालात तो काफ़ी बिगड़ रहे हैं इस रीजन के, क्योंकि वहाँ पे देखे ना पहली बार हुआ कि जो बाई रोड ज़ायरीन का सफ़र था वो भी बंद किया गया। उसमें लग तो यही रहा कि बहुत ही गैर मामूली वहाँ पे सूरत हाल जो है वो एक बन रही है। वो थोड़ी सी मैं उस गवर्नमेंट की उस रीडिंग के साथ एग्री नहीं करता कि ज़ायरीन के सफ़र बंद करने की, लेकिन हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। 171 अटैक इस साल अभी से लेके 1 जनवरी से लेके 31 जुलाई तक हो चुका है और ज़्यादातर नेशनलिस्ट वो कर रहे हैं। और अभी एक जो नया फिनोमेना की हम बात कर रहे थे कि अब ऐसे एक्टर्स भी आ रहे हैं जो दोनों साइड पे अटैक्स कर रहे हैं, जो ईरान में भी जाकर अटैक कर रहे हैं, बलूच नेशनल आर्मी, और पाकिस्तान में भी अटैक कर रही है। और अब एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि यूनाइटेड बलूचिस्तान के ईरान का अमेरिका में भी कोई पेपर और हरबियार मरी ने लिखा है और पाकिस्तान वाला बलूचिस्तान मिला के मिलाई जाए, तो डायनेमिक्स काफ़ी चेंज हो रहे हैं। अभी कि उस तरह से हम उस लेंस से देखते रहें कि ये उसकी प्रॉक्सी है, ये उसकी प्रॉक्सी है, उससे बढ़ के इनको अब हाथ जोड़ना चाहिए। हैमर एंड एनविल अप्रोच जैसा मिलिट्री में यूज़ होती है कि आप उधर से रोके हम इधर से इनको पुश करेंगे और एलिमिनेट करेंगे, तो इनको दोनों को इस पे सीरियस होके और कोई मेजर कदम लेना पड़ेगा और बहुत अर्जेंटली लेना पड़ेगा। यानी इस दौरे का जो मकसद है, अगर हम रैप अप करें डिस्कशन को, तो वो ज़्यादा सिक्योरिटी जो है सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, रीजनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी। अभी मैं जब आ रहा था आपकी तरफ तो थोड़ी देर पहले फॉरेन ऑफिस ने फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार का और ईरानी अरागची का मीटिंग का एक मुख्तसर सा स्टेटमेंट इशू किया। उसमें पहली चीज़ है रीजनल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो रीजनल स्टेबिलिटी इस वक्त सबसे ज़्यादा है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट ईरान का और अमेरिका का होता है तो उसका बराह रास्त जो असर है वो पाकिस्तान पे भी पड़ेगा। तो पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो उस तरह से हो। तो दूसरी चीज़ वो जो बॉर्डर सिक्योरिटी है। मेरा ख्याल में यही दो मेजर आउटकम्स होंगे जब ये दौरा कंक्लूड होगा। और ट्रेड वाला आपने पहले बात कर दी कि वो मुमकिन नहीं है, चूँकि आजकल तो ईरानी कंपनियों के साथ ट्रेड करने पे जो है, ईरान से ट्रेड करने पे कई कंपनियां जो है अमेरिका उन्हें ब्लैकलिस्ट कर रहा है, उन पर पाबंदियाँ लगा रहा है, सेक्शंस लग रही हैं उन पर। दूसरा ये बताएं कि अगले हफ्ते में ही अफ़गान वज़ीर ख़ारजा का दौरा भी पाकिस्तान का मुतवक्के है। एक तो ज़ाहिर डेडलाइन मुकम्मल हो गई है जो अफ़गानी पाकिस्तान के अंदर मुकीम थे उनकी, और दूसरा जो है ज़ाहिर वहाँ भी सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। और रिसेंटली जो है ये बताया भी गया वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कि अफ़गानिस्तान जो है पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं उन्हें वो जो है वो सीरियसली ले रहा है। तो क्या हो सकता है उसमें आम डेवलपमेंट, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं? वहाँ पर भी जो अफ़गान वज़ीर ख़ारजा का दौरा है, जो रिफ्यूजीज़ का इशू एक कंसर्न रही है, लेकिन वो अफ़गानिस्तान के लिए कंसर्न है। एक ग्रेजुअल प्रोसेस चल रहा है और काफ़ी हद तक लोग वापस भी जा चुके हैं, उनके लिए एक बर्डन है। लेकिन जो मेजर कंसर्न है, जो मेरे ख्याल में अगर कोई हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग है जिसके ऊपर डेवलप हो सकती है, वो क्रॉस बॉर्डर सेंचुरीज़ को एड्रेस करने की है। अफ़गानिस्तान के अंदर भी हालात तब्दील हो रहे हैं। वहाँ पर भी उनकी गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त स्प्लिट है कि जी हम TTP को क्यों मतलब और किस कीमत पर यहाँ बर्दाश्त करें, जब दूसरी तरफ हमारे हमसाया ममालिक के साथ तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। वैसे एक ऑफ़र भी दी थी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अफ़गानिस्तान की हुकूमत को, वहाँ पे जो बुरी हुकूमत है, कि $7 अरब हमसे आप ले लें, इन्हें पाकिस्तानी बॉर्डर से कहीं दूर जाके इनकी आबादकारी कर दें। वो इकनॉमिक इंसेंटिव देना और दूर आबादकारी,
टेम्प्रेरी सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन ये आप इससे इंसर्जेंट ग्रुप को वापस बॉर्डर के ऊपर आते हुए और दोबारा से री एंगेज करते हुए नहीं रोक सकते। इसका आपको परमानेंट सोल्यूशन देखना होगा। और लेकिन जो आपके लिए मैं अभी मतलब इसको मज़ीद हम बाद में इस पर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि TTP अब अफ़गान तालिबान के लिए भी मसला बनती जा रही है। इस वजह से ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये UN की रिपोर्ट में भी अभी रिसेंटली आया कि उनकी गवर्नमेंट में भी अब ये सोच पैदा होना शुरू हो गई कि क्यों हम TTP को ज़्यादा देर बर्दाश्त करें। मेरे ख्याल में ये एक ओपनिंग है पाकिस्तान के लिए बड़ी एक मस्बत जो है एक्सप्लॉइट पेश रफ्त है। बहुत शुक्रिया बाकर सज्जाद सैयद साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू बनाया कि सीनियर साथी तजज़ियाकार बाकर सज्जाद सैयद की। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे भारत की कि जिसकी पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत ने बड़े बड़े दावे किए थे कि पाकिस्तान को शिकस्त दे दी, लेकिन पाकिस्तान ने जो मार्का हक में भारत को शिकस्त दी है, जिस तरह से भारतीय राफेल तैयारे गिराए गए, वो तैयारे कैसे गिराए गए, बड़े अहम और चश्मकुशा इंकशाफात सामने आए हैं। इस पर मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान की जहां सिफारती महाज पर अहमियत बढ़ रही है, वहां दिफाई महाज पर भारत की शर्मिंदगी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बिलखुसूस ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान राफेल तैयारों की तबाही ने भारतीय दिफाई सलाहियत के बखिए उधेड़ दिए हैं। आज भी नाम और बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने तफसीली रिपोर्ट शाया की है, जिसमें राफेल तैयारों की तबाही की जिम्मेदारी भारतीय इंटेलिजेंस पर डाली गई है। रॉयटर्स के मुताबिक 7 मई 2025 की निस्फ शब के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑपरेशन रूम की स्क्रीन पर अचानक सुर्ख रोशनी में भारत के अंदर दर्जनों दुश्मन तैयारों की पोजीशन जाहिर हुई। पाक फिजाइये के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, जो कई दिनों से मुमकिना भारतीय हमले के पेश नजर उसी कमरे के साथ वाले हिस्से में फर्श पर सो रहे थे, फौरी तौर पर जाग गए। एयर चीफ ने फौरन चीन से हासिल किए गए कीमती J-10C लड़ाका तैयारे फिजा में भेजने का हुक्म दिया। रॉयटर्स के मुताबिक पाक फिजाइये के एक आला अफसर जो उस वक्त ऑपरेशन रूम में मौजूद थे ने रॉयटर्स को बताया कि एयर चीफ ने अपने अमले को खासतौर पर भारतीय राफेल तैयारों को निशाना बनाने का हुक्म दिया। अफसर ने बरतानवी एजेंसी को बताया कि एयर चीफ को राफेल्स ही चाहिए थे। रिपोर्ट के मुताबिक अंधेरे में 1 घंटे तक जारी रहने वाली इस लड़ाई में तकरीबन 110 तैयारे शामिल थे, जिसे माहिरीन ने हालिया दहाइयों की सबसे बड़ी फिजाई जंग करार दिया था। रॉयटर्स की भारतीय और पाकिस्तानी हुकाम से गुफ्तगू के मुताबिक तैयारे गिरने की असल वजह राफेल की कारकर्दगी नहीं बल्कि भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी थी। भारतीय पायलट्स को यकीन दिलाया गया था कि चीन में तैयार करदा PL-15 मिसाइल की रेंज सिर्फ 150 किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान के J-10C तैयारे इससे ज्यादा फासले से हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के एक अफसर ने रॉयटर्स को बताया कि हमने उन्हें घात लगाकर मारा है। एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय सिस्टम्स को धोखा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का इस्तेमाल किया, जिस पर भारतीय हुकाम ने शक का इजहार किया। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक PL-15 मिसाइल 200 किलोमीटर दूर से दागा गया, जबकि भारतीय हुकाम का दावा है कि उससे भी ज्यादा फासले से फायर हुआ, जो अब तक की सबसे तवील एयर टू एयर मिसाइल हिट में से एक है। रॉयटर्स से बात करते हुए पाकिस्तानी और भारतीय हुकाम के मुताबिक इस्लामाबाद को न सिर्फ PL-15 की रेंज पर बर्तरी हासिल थी, बल्कि उन्होंने जमीन, फिजा और खला के डेटा को आपस में मरबूत करके एक बेहतर किल चेन तैयार की, जो जदीद जंग में फैसला कुन अंसर बन चुकी है। एजेंसी के मुताबिक 4 पाकिस्तानी हुक्काम ने बताया कि उन्होंने चीनी हथियारों को पाकिस्तान के बनाए गए डाटा लिंक 17 के जरिए सर्विलेंस के तैयारे से जोड़ा गया, जिससे J-10C तैयारे अपने रडार बंद कर रख कर दुश्मन के रडार से बचते हुए तवील फासले से टारगेट हासिल कर सकते थे। भारतीय हुकाम ने तस्लीम किया कि वो भी ऐसा नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनके लिए यह अमल पेचीदा है क्योंकि भारत मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ अक़साम के तैयारे हासिल करता है। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक भारत ने तकरीबन 70 तैयारे फिजा में भेजे, ये तवक्को से ज्यादा थे, जिससे PL-15 मिसाइल्स के लिए भरपूर अहदाफ मैसर आए। पाकिस्तानी हुकाम ने दावा किया कि राफेल के पायलट्स के रडार और मुवासलाती निज़ाम पर इलेक्ट्रॉनिक हमलों ने उनकी मालूमात महदूद कर दी। भारतीय अफसरान ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ कि राफेल तैयारों के पायलट्स को कुछ नजर ना आया हो, लेकिन उन्होंने तस्लीम किया कि तैयारों का निज़ाम मुतासिर हुआ, जिसे अब अपग्रेड किया जा रहा है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इसराइली फौज की बर्बरियत थम न सकी। गजा पट्टी में इसराइली फौजी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 111 फलस्तीनी शहीद हो गए। सुबह से अब तक के फिजाई हमलों में 65 अफराद की हलाकत ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है, जबकि 820 से जायद अफराद जख्मी हुए हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत के ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से अब तक इसराइली फौजी कार्रवाइयों में शहीद होने वालों की तादाद
60,430 तक जा पहुंची है। जख्मियों की तादाद 1,48,722 है, जो मुसलसल बढ़ रही है। इस जंग के साथ साथ गजा में इंसानी अलमिया भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। गजाई किल्लत और भूख के बायस भी गजा में अमवात में इजाफा हो रहा है। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 7 अफराद भूख और गजाई किल्लत के बायस शहीद हो गए, जिसके बाद भूख से शहादतों की तादाद मजमूई तौर पर 169 हो गई, जिनमें 93 बच्चे शामिल हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इलाके में खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत ने लाखों जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। इसराइली फौजी कार्रवाइयों और इंसानी बहरान के इस संगीन इम्तजाज ने गजा की आबादी को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। बैनुल अक़वामी इदारे मुसलसल जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फौरी फराहमी की अपील कर रहे हैं, मगर सूरत हाल में कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। अक़वाम मुत्तहिदा के फ़लस्तीनी मुहाजिरीन के लिए एजेंसी UNRWA की जूलियट तोमा ने खबरदार किया है कि गजा में फौजी तैयारों से इमदादी सामान गिराना ज़मीन पर मौजूद शहरियों के लिए ख़तरनाक है। एक इंटरव्यू में तोमा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को अपना काम करने की इजाज़त दी जानी चाहिए और गजा के 20 लाख अवाम तक इंतहाई ज़रूरी खुराक पहुँचाने का कहीं ज़्यादा आसान हल यह है कि इसराइल गजा की सरहदें खोले और इमदादी ट्रकों को दाखिल होने दे। तोमा के बयान के बाद UNRWA के सरबराह फिलिप लाजरीनी ने भी कहा है कि मौजूदा फ़िज़ाई इमदाद ज़मीनी ट्रकों के ज़रिए इमदाद पहुँचाने से कम अज़ कम 100 गुना ज़्यादा महंगी है। लाजरीनी ने कहा कि ट्रक तैयारों के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा इमदाद लेकर आते हैं। हमारे पास 6000 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होने के लिए तैयार खड़े हैं, जहाँ कहर की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। फिलिप लाजरीनी ने मजीद कहा कि गजा के लोग भूख से मर रहे हैं। कहत का वाहिद हल यही है कि गजा को इमदाद से भर दिया जाए। डॉक्टरों की बैनुल अक़वामी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि इसराइल मकबूजा गजा में अफरा तफरी और कत्लेआम की मुनज़्ज़म रियासती पॉलिसी पर अमल कर रहा है। गजा में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कैरोलिन विलियम्स ने बताया कि गजा के मैसूर इलाके में खुराक अब भी इंतहाई हद तक नायाब है। लोग रोजाना खुराक की तलाश में अपनी जानों को खतरे में डाल रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इसराइल पर आलमी दबाव बढ़ तो रहा है, जिसको यकसर नजरअंदाज भी इसराइल कर रहा है। हाल ही के इसराइल की इस सरगर्मी को अमरीकी आशीर्वाद भी हासिल है। तभी अमरीकी सदर के नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ के हालिया दौरा गजा को भी स्टेज दौरा करार दिया जा रहा है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ ने गजा में 5 घंटे क़याम किया, जहां किसी गैर जानिबदार सहाफ़ी को उन तक रसाई की इजाज़त नहीं दी गई। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी के दौरा गजा में इसराइल में अमरीकी सफ़ीर माइक हुकाबी भी उनके साथ थे। अमरीकी सफ़ीर ने दावा किया कि गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन रोज़ाना 1 मिलियन लोगों को गजा फराहम कर रही है। वाज़ेह है कि गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की जानिब से फराहम किए जाने वाले खाने के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कहा गया है कि इन खानों में ग़ज़ाइयत ज़रूरत से बहुत कम होती है। आलमी इदारे का मज़ीद कहना है कि गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के इमदादी मराकज़ के इर्द गिर्द अब तक 859 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। बरतानवी नशरियाती इदारे से बात करते हुए गजा के कुछ लोगों का कहना है कि यह दौरा महज मीडिया के लिए किया गया था। इस सूरत हाल के बावजूद अमरीका तो इसराइली हिमायत से टस से मस नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा वो ममालिक जो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की हिमायत कर रहे हैं, उनको तजारती टैरिफ के जरिए सजाएं देने पर उतर आया है। इस सब के बावजूद यूरोप मुसलसल मुजामत कर रहा है और इसराइल की मुखालफत के साथ साथ गजा की अवाम की दाद रसी की कोशिश भी कर रहा है। आज फ्रांस ने बैनुल अक़वामी रद्द अमल के तौर पर गजा के लिए 40 टन हंगामी इमदाद भेजने का ऐलान किया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक बदरिया उर्दन 10-10 टन इमदाद ले जाने वाली 4 परवाजें भेज रहे हैं, जो गजा की इस खौफनाक सूरत हाल के मुकाबले में नाकाफ़ी है। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।